वालेकुम। अगर तमाम स्टूडेंट्स की वॉइस आ रही है तो गाड़ी पहले कंफर्म करें। सही है, थैंक यू सो मच। और जी स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारा मोर एक्सेल पावर यूटिलिटीज का टॉपिक कंटिन्यू था। और एक मिनट में शीट शेयर कर लूँ। एक्सेल पावर यूटिलिटीज का टॉपिक कंटिन्यू था। लास्ट क्लास में हमारा फ्लैश फिल तक हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करने जा रहे हैं अपने पास फ्री स्पेस का। मोर एडवांस कमांड्स हम लोग कर रहे थे। मोर एडवांस कमांड्स में हमारा फ्लैश फिल तक हो गया था। नेक्स्ट है आपके पास फ्री स्पेस। और मोर एडवांस कमांड्स में जो टॉपिक था उसका सब टॉपिक एक्सेप्ट पावर यूटिलिटीज का था। और फ्लैश फिल तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का इस्तेमाल याद रखिएगा किसके लिए किया जाता है। फ्री स्पेस का इस्तेमाल याद रखो किसके लिए आता है। ये वो वाला नहीं है कि डेटा को फ्रीज कर दिया जाए। ये अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में रॉ कॉलम को फ्रीज करने के लिए फ्री स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखो। अब मिसाल के तौर पे एक डेटा बना हुआ है आपके पास, सही है। अब जब आप नीचे वर्किंग करते हैं, यानी अगर आपका डेटा बड़ा हो जाता है, नीचे आप जब वर्किंग करते हो तो ऊपर वाले जो कॉलम रॉस थी वो छुपना हाइड होना शुरू हो जाती है। अब मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ मैं कि मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, सही है। अब मुझे नहीं पता कि यार ये टॉप रॉ क्या है, यानी अब ये तो चलो 43 रॉ है ना। सपोज कर लो मैं 343 रॉ नंबर 343 पे वर्क कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता टॉप हेडिंग क्या थी। तो मुझे अगर टॉप हेडिंग देखनी है तो वापस मैं स्क्रॉल करते ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके देखूंगा ये हेडिंग क्या थी, ऐसा तो नहीं है। सेम इसी तरह से अगर मेरा डेटा बड़ा है तो मैं अगर जब आगे जाके स्क्रॉल करता हूँ शीट को, तो अब मुझे नहीं पता कि यार ये वाला कॉलम कौन सा था लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं क्या वापस जाके बैक पे जाऊंगा और बैक पे आके देखूंगा ये कॉलम कौन सा है, ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी रॉ या कॉलम को फ्रीज करने के लिए हम फ्री स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। करना क्या होता है, हमेशा याद रखो जहां तक कि आपने फ्रीज करवाना होता है ना, हमेशा उसके नीचे वाले की सिलेक्शन कर। जहां तक आपने फ्रीज करवाना होता है हमेशा उसके नीचे वाले की सिलेक्शन की जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा मुझे इन 4 रॉस को फ्रीज करवाना है, तो मैंने उसके नीचे वाले की सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद व्यू में आके फ्रीज पेन्स, व्यू में आके फ्रीज पेन्स। अब जब मैं शीट को स्क्रॉल करता हूँ ना, ये देख मेरी वो 4 रॉस फ्रीज हैं। बाकी डेटा स्क्रॉल होता हुआ हाइड हो गया, कोई इशू नहीं। अब अगर मैं नीचे वर्किंग भी कर रहा हूँ तो मेरे पास मेरी टॉप रॉ आराम से यहाँ पे शो हो रही है कि भाई ये रॉ नंबर ये है या ये रॉ की हेडिंग ये है। सेम इसी तरह से अगर इसको हटाना चाहो तो वापस जाओ बी में आके फ्री स्पेस में फ्री स्पेस कर दो। अब मैं कहता हूँ अगर आगे शीट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये कॉलम हाइड हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ मेरा नेम और सेल वन ये फ्रीज हो जाए। तो हमेशा देखो जहाँ तक के फ्रीज करवाना होता है हमेशा उसके बाद वाले की सिलेक्शन की जाती है। मैंने ये कॉलम टू ये सिलेक्शन कर ली क्योंकि नेम और सेल वन को मुझे फ्रीज करना है। और जब मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ ये देखो फ्रीज हो रहा है, तो उसकी सिलेक्शन कर ली ना आपने। व्यू में आके फ्री स्पेस, व्यू में आके फ्री स्पेस। अब देखो रहा। और जब मैं आगे स्क्रॉल करूंगा इस पर नेम और सेल वन मेरा फ्रीज हो गया। बाकी पूरा डेटा देखो स्क्रॉल है। तो इस चीज के हम फ्री स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। हटाना चाहो तो वापस अनफ्री स्पेस कर दो इसको, वापस अनफ्री स्पेस कर दो। इसमें बाय डिफॉल्ट जो दिया हुआ होता है टॉप रॉ और लेफ्ट कॉलम भी दिया हुआ होता है, यानी अगर सिर्फ टॉप रॉ पे क्लिक करोगे सिर्फ ये टॉप रॉ फ्रीज करेगा। और अगर यहाँ पर आके आप कर दोगे लेफ्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम सॉरी, तो यहाँ पर आके सिर्फ फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करेगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से करना चाहो तो वो भी मैंने तरीका लगा दिया। अच्छा, अगर रॉ कॉलम को एक साथ फ्रीज करना हो, वालेकुम अस्सलाम। अगर रॉ कॉलम को एक साथ फ्रीज करना हो तो वो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इन 4 रॉस को और पहले कॉलम को फ्रीज कराना है, इन 4 रॉस को और पहले कॉलम को फ्रीज कराना है। अब ये कैसे होगा, तो मेरी वही बात याद रखिएगा कि जहां तक फ्रीज करवाना होता है हमेशा उसके नीचे वाले की सिलेक्शन की जाती है। यानी 4 रॉस को करवाना है यानी रॉ नंबर बनेगी 5। और फर्स्ट कॉलम कराना है यानी रॉ नंबर कॉलम नंबर बनेगा बी। तो आपने सिलेक्शन किसकी करनी है, सिर्फ और सिर्फ रॉ नंबर 5 और कॉलम नंबर बी, यानी कि सेल नंबर B5 की आपने सिलेक्शन करनी है बस। सही है। अब अगर आप फ्री स्पेस करते हो यहाँ पर आके ये दें पहला 4 रॉस फ्रीज हो गई और आगे बढ़ोगे ये दें ये पहला कॉलम भी फ्रीज हो गया। तो इस तरह से एक साथ आप 4 रॉस या जितने भी स्पेसिफिक रॉ कॉलम को एक साथ फ्रीज करना चाहो
तो आराम से इस तरह से करवा सकते हैं। बस ये याद रखा जाए, जहाँ तक फ्रीज करवाना है उसके नीचे वाली रॉ और उसके बाद वाला कॉलम को आपने सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे 4 रॉस थी, यानी 5 ही रॉ हो गई और पहला कॉलम था, तो सेल नंबर आपका क्या बनेगा, B5। खत्म करना चाहो तो वापस अनफ्रीज फ्रीज करो, राइट। तो इस चीज के लिए हम फ्रीज फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का इस्तेमाल याद रखो किसके लिए किया जाता है, शीट टू शीट या वर्कबुक टू वर्कबुक लिंक बनाने के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। सारी की करोगे असल मेरे दो, सारी की करोगे तो स्क्रॉल कैसे करेगा, एक सिंपल सी तो मैं ऐसा सवाल पूछा है कि ये एक बात बताओ, अगर सारी फीस कर दोगे तो स्क्रॉल कैसे होगा। सिंपल सी बात है, स्क्रॉल तो कर ही है ना। तो भाई जहाँ तक करना है ना, मान गया वो, ये कर दिया मैंने। ये देखो, नीचे देखो, शीट स्क्रॉल हो रही है, ये पूरा डेटा स्क्रॉल हो फ्रीज हो गया। बाकी शीट नीचे देखो फ्री स्क्रॉल हो, सही है सर, क्लियर हो गया। मैंने पूरे ही डेटा को फ्रीज करवा दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही, तो वो सेल नंबर पे ये वाला बन जाएगा, इन्हीं के बनेगा तुम्हारा, अल्लाह भला करे। ये सेल नंबर बना था G24, ये वाला सिलेक्शन करो मेरे पास, सही है सर। सेल नंबर G24 की सिर्फ सिलेक्शन करनी है। हाँ, क्योंकि अगर रॉ कॉलम को एक साथ करना चाह रहे हो, अगर सिर्फ कॉलम को पांचों कॉलम से करना चाह रहे हो तो फिर इसकी जी कॉलम की सिलेक्शन करोगे, लेकिन अगर रॉ कॉलम एक साथ करना चाह रहे हो तो फिर सेल नंबर ये बनेगा तुम्हारा G24, सही है। अच्छा जी, तो ये तो था आपके पास फ्री स्पेस। नेक्स्ट मैं तुम लोग को बता रहा था हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का इस्तेमाल याद रखो किस लिए किया जाता है, शीट टू शीट या वर्कबुक टू वर्कबुक लिंक बनाने के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो इस वक्त आपके पास ये भी काफी सारी, ये जो वर्कबुक ओपन हुई है इसमें भी काफी सारी शीट्स ओपन हुई है, सही ना। लेकिन जब ऑफिशियली वर्किंग करते हैं तो होता क्या है, ऑफिशियली वर्किंग करते वक्त तकरीबन एक ही वर्कबुक में, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर बड़ी डेटा में वर्किंग कर रहे हैं, बड़ी फॉर्म में वर्किंग कर रहे हो, तो एक ही वर्कबुक में आपके पास तकरीबन 30 30 35 35 40 40 शीट्स आ रही होती। अब मिसाल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, इस बात को याद रखें। अब मिसाल के तौर पे ये है शीट नंबर इस वक्त, ये है मेरे पास शीट नंबर मिसाल के तौर पे, वैसे तो 3 है लेकिन सपोज कर लो ये शीट नंबर है आपके पास 22 या 23, ये शीट नंबर है 23, और मुझे शीट जंप करना है शीट नंबर 39 पे। ये कैसे करें यार, क्या मैं यहाँ से आके स्क्रॉल करता जाऊंगा शीट को राइट क्लिक करके, जब शीट 39 आएगी उस पर से सिलेक्ट करके वर्किंग करूंगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ऑफिशियली इतनी बड़ी बड़ी जब वर्बोस ओपन होती हैं तो पहली शीट जो होती है ना, उसको नाम दे दिया जाता है मास्टर शीट। पहले मैं नॉर्मली बता देता हूँ फिर ये मास्टर शीट वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ। अच्छा, मैं बता क्या रहा था कि मुझे जंप करना है, ये शीट 23 पे वर्क कर रहा हूँ, शीट नंबर 39 पे मुझे जंप करना है। तो हाइपरलिंक बनता कैसे ये याद रखो, राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद, एक मिनट, लिंक आप लोग वर्किंग करोगे तो हाइपर लिंक भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे, बात एक है लिंक लिखा हुआ आ रहा हो या हाइपर लिंक लिखा हुआ आ रहा है, सही है। राइट क्लिक करोगे, हाइपर लिंक या लिंक में जाना, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर आके लोगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आप इस वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं ना वो सारी शीट्स यहाँ पर आके शो करवा दें। हमें शीट लिंक बनाना था शीट नंबर 39 से, मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई मुझे लिंक बनाना है शीट नंबर 6 से, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ओके करा आपने। अब जैसे ही यहाँ पे आके क्लिक करते हो ना, ये है, आप आ जाओगे डायरेक्ट शीट 6 पर। आपका शीट नंबर 39 थी तो आप डायरेक्ट शीट 39 पे जंप कर जाओगे। नहीं समझ में आया फिर से समझो, अगर मुझे वापस जंप करना है शीट नंबर 23 पे यानी शीट नंबर 3 पे, तो राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद आप जाओगे लिंक पे यानी हाइपर लिंक पे, हाइपर लिंक के जाने के बाद यहाँ पे आके सिलेक्ट करोगे पेज इन दिस ड्रॉप, और लिंक के समय आता है शीट नंबर 23 या 3 से, ओके करो, लिंक बन गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं शीट 39 से इस पे क्लिक करके मैं कहाँ पर जंप कर जाऊंगा, शीट नंबर 23 पे। तो इस तरह से शीट टू शीट हम लोग लिंक बना लेंगे।
अब वो जो मैं मास्टर शीट का कॉन्सेप्ट दे रहा था, मैं वो ये कॉन्सेप्ट दे रहा था कि ऑफिशियली जैसे मैंने कहा कि एक ही वर्कबुक में तकरीबन 35 35 40 40 शीट ओपन होती हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं जंप कर रहा हूँ शीट नंबर 23 पे और मुझे जंप करना है शीट नंबर 39 पे, तो या तो उसी वक्त लिंक बना लिया जाए, या ऑफिशियली होता क्या है कि जो पहली शीट होती है ना, जो पहली शीट होती है उसको नाम दे दिया जाता है मास्टर शीट का। ये ऑफिशियली वर्किंग बता रहा हूँ कि जो पहली शीट होती है ना उसको नाम दे दिया जाता है मास्टर शीट का। सही है। और इस शीट पे तमाम शीट्स के लिंक बना लिए जाते हैं कि शीट 1 का लिंक, शीट 2 का लिंक, शीट 3 का, शीट 4 का, शीट 5 का, शीट 6 का, जितनी भी शीट्स ओपन है एक ही वर्कबुक में। अब बाकी तमाम शीट्स पे किसका लिंक बना लिया जाता है? मास्टर शीट का। अब मिसाल के तौर पे अगर एक वर्कबुक में आपके पास 50 शीट ओपन हुई है और मैं वर्क कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर, से मिसाल दे रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ शीट नंबर 26 पे और मुझे जंप करना है शीट नंबर 49 पे, तो करेंगे क्या कि यहाँ पर उसका मास्टर शीट का लिंक आ रहा होगा, मैं मास्टर शीट का हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा, मास्टर शीट का जो हाइपर लिंक यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मैं कहाँ जंप कर जाऊंगा? मास्टर शीट पे। और मास्टर शीट पाने का यहाँ पे तो तमाम शीट्स के लिंक आ रहे हैं, जैसे ही मैं शीट 59 पे या 49 पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट मैं शीट 49 पे जंप कर जाऊंगा। तो ये इस तरह से आसानी कर ली जाती है वर्किंग करते हुए। लेकिन अगर आप चाहें ऑन द स्पॉट भी उसी वक्त भी लिंक बना सकते हैं। यानी अगर मैं शीट 23 पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे जंप करना है शीट नंबर 3 पे, तो उसी वक्त भी राइट क्लिक करके आराम से हम लिंक बना सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो मैंने कहा वर्किंग इस तरह से होती है कि पहली शीट को जो नाम दे दिया जाता है मास्टर शीट का, और बाकी तमाम शीट से हम मास्टर शीट का लिंक बना लेते हैं कि यहाँ पे बाकी शीट पे मास्टर शीट का लिंक है, जैसे ही मास्टर शीट पे क्लिक करूंगा मैं मास्टर शीट पे आ जाऊंगा, और मास्टर शीट पे तमाम शीट्स का लिंक आ रहा होता है। तो जिस शीट पे जंप करना है उस शीट पे क्लिक करेंगे और हम आराम से इस पे जंप कर जाएंगे और वर्किंग कर सकते हैं। राइट। ये तो हो गया शीट टू शीट लिंक। अगर वर्कबुक टू वर्कबुक लिंक बनाना हो, तो वो कैसे बनता है? वर्कबुक टू वर्कबुक लिंक बनाने के लिए भी बता देता हूँ। वही बता रहा हूँ वर्कबुक टू वर्कबुक लिंक कैसे बनता है। राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक में जाना है। हाइपर लिंक में जाने के बाद यहाँ पर आके लोगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। क्या लोगे? एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ये जितनी वर्कबुक है देख लो एक्सेल की सारी आ रही है। मैंने कहा यार वो जो वील का वाली शीट थी ना उससे मुझे लिंक बनाना है। सिलेक्ट करा आपने, देन ओके कर दिया, ये देखो अब ये वर्कबुक का लिंक बन गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देख लो मेरे पास वील का वाली शीट ओपन हो गई। तुम लोग के साथ मुझे शेयर करनी पड़ेगी। रुक जाओ मैं शेयर करती हूँ। ये देखो। तो इस तरह से आप आराम से शीट टू शीट लिंक भी बना सकते हैं। मुझे अभी शेयर करनी पड़ी क्योंकि जूम पे क्लास ले रहा हूँ, वरना जब घर में बनाओगे तो आराम से उसी वक्त ये वीडियो की शीट ओपन कर देगा। तो इस तरह से आप आराम से शीट टू शीट लिंक भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए शीट टू शीट या वर्कबुक टू वर्कबुक लिंक बनाने के लिए हम लोग हाइपर लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक में परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को शीट पासवर्ड। कि शीट पे पासवर्ड कैसे अप्लाई किया जाता है। शीट पे पासवर्ड अप्लाई करने के लिए, शीट पासवर्ड देने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं याद रखिएगा? रिव्यू में आके प्रोटेक्ट शीट, रिव्यू में आके प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आके पासवर्ड दोगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ओके करो और वही पासवर्ड फिट कर देना 1 2 3, देन ओके। सही है। अब अगर मैं इस शीट पे वर्किंग करना चाहूँ, ये देखो इस शीट पे मैं वर्क नहीं कर सकता। क्यों? तो मैंने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। वर्किंग करनी है तो वापस रिव्यू में आके अनप्रोटेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके पासवर्ड दूंगा, तभी मैं वर्किंग कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं वर्किंग नहीं कर सकता। तो ये कहलाता है शीट पासवर्ड। ये पासवर्ड होता जरूर है लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं है। उसकी वजह, इस शीट पे वर्किंग नहीं है तो क्या हुआ? दूसरी शीट से तो आराम से आप वर्किंग कर सकते हैं। दूसरी शीट पे तो आराम से वर्किंग हो रही है। सही है। इसी तरह से ये जो आपका डेटा है कोई पढ़ भी सकता है, आराम से रीड तो हो रहा है ना। इसी तरह से ये डेटा आपका आराम से कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। तो ये पासवर्ड होता जरूर है, लेकिन मैंने क्या समझाया, ज्यादा बेहतर पासवर्ड नहीं है। उसकी वजूहत मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि वजह मैंने क्या क्या बताई इसकी। मैंने कहा यार सही है कि वर्किंग नहीं हो सकती लेकिन पढ़ तो सकता है। इस शीट पे वर्किंग नहीं हो रही तो क्या हुआ, दूसरी शीट पे तो हो सकती है। इसी तरह से ये डेटा आराम से आपका कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। तो यार कोई ऐसा पासवर्ड नहीं है कि वर्ब की ओपन ना हो, तो वो कहलाता है वर्ब पासवर्ड। वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है आपका वर्ब पासवर्ड। तो वर्ब पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है? एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ उसके लिए, रुक जाओ, फिर वो समझाता हूँ कि वर्कबुक सबसे, मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन पासवर्ड है ना, वो वर्कबुक पासवर्ड होता है मेरी नज़र में।
वर्कबुक पासवर्ड याद रखो कैसे और कहाँ से अप्लाई होता है कि जब भी आप अपने डेटा को सेव करते हैं, अपनी फाइल को आप सेव करते हैं, तो जब आप सेव में जाते हैं, तो सेव में जाने के बाद कह रहा है ब्राउज करो कि पास ये बनाना सेव कहाँ पे करनी है। मैंने कहा फिलहाल तो तुम यार इसको सेव कर दो डी में, या डी में नहीं, ई में कर दो। मैंने कहा ई में सेव करवा दो। वर्कबुक पासवर्ड कहाँ से देंगे, गौर से देख लो, बार बार कह रहा है। जब फाइल को सेव करने जाते हो, तो सेव में जाने के बाद कहाँ जाओगे ये देख लो, टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन, टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में जाना है। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आके पासवर्ड दोगे, फॉर एग्जाम्पल 456। अब वही पासवर्ड रिपीट कर देना ओके करके 456, ओके करके वही पासवर्ड रिपीट कर देना 456, देन ओके अगेन, देन सेव द फाइल। जो नाम देना चाहो फाइल को वो नाम यहाँ पर आके आप दे सकते हैं। सेव करा फाइल को, ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ एक्सेल को और अपनी ड्राइव शेयर करता हूँ वापस। और चलिए, अब हमने बैकअप सॉरी फाइल को कहाँ सेव करा था, अपनी ई ड्राइव में। जब मैं जा रहा हूँ ई ड्राइव में, ये देखिए ये आ गई मेरी फाइल, सही है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो ये देखिए ये फाइल, अब मैं एक मिनट यार वही बात है, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। अब जब मैंने इस फाइल को ओपन करा, तो ये देखिए ये फाइल आपकी ओपन ही नहीं हो रही। वो कह रहा है भाई पहले पासवर्ड तो दो, ये वर्बबुक ही ओपन नहीं करेगा। तो शीट, इससे फायदा क्या हो गया, शीट पढ़ना तो दूर की बात, कॉपी करना तो दूर किया, तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि फाइल ही ओपन नहीं हो रही जब तक आप इसका वर्कबुक पासवर्ड नहीं देंगे। तो पासवर्ड क्या था इसका, 456, देन ओके करोगे, ये देखो अब जाके ये इसने आपकी वर्कबुक को, जब आपने पासवर्ड दिया है तब जाके इसने आपकी वर्कबुक को ओके करा है, ये याद। अब जाके इसने आपकी वर्कबुक को ओपन करा है। अब आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं, पढ़ना चाहें, वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका वर्कबुक पासवर्ड। और मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन पासवर्ड यही होता है, याद रखना, सही है। गुड क्वेश्चन अनस का। ये तो था, मैं यही बताना चाह रहा था। अच्छा ये बात याद रखें स्टूडेंट, जो अनस से सवाल पूछा, मुझे वही बताना था कि ये तो हमने एक नई फाइल बनाई, नई वर्कबुक बनाई और उस पर वर्कबुक पासवर्ड मैंने अप्लाई कर दिया, राइट। लेकिन अगर एक बनी बनाई फाइल है और वो सेव भी हुई है, तो उस पे वर्बल पासवर्ड कैसे नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ पे जब मैं सेव करने जाता हूँ तो ये तो बाय डिफॉल्ट सेव करता जाएगा। तो ये याद रखो कि अगर एक बनी बनाई फाइल बुक है, वर्कबुक है और उस पर पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है, तो उस पासवर्ड, उस पर पासवर्ड भी अप्लाई हुआ हुआ है, तो उस पर वर्कबुक पासवर्ड देके कैसे दो कोई, या अगर एक वर्कबुक पासवर्ड दिया हुआ है उसको एडिट करना है, उसको हटाना है, तो वो हटाओगे कैसे, वो भी समझ लो, दोनों का सेम तरीके का है। यानी अगर एक बनी बनाई वर्कबुक पे पासवर्ड लगाना है, या अगर एक वर्कबुक पे पासवर्ड लगा हुआ है और उसको हटाना है या एडिट करना है, तो दोनों का सेम तरीका है। तो अब कहाँ जाना होगा, सेव एज में जाना होगा। अब कहाँ जाना होगा, सेव एज में जाना होगा। और जहाँ भी वर्ब को सेव करवानी है, जाने के बाद वही टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन। तो अगर पासवर्ड नहीं लगा हुआ था तो जनरल ऑप्शन आके लगा सकते हो, या ऑलरेडी अगर लगा हुआ था उसको हटाना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आके हटा के या एडिट करके ओके करके वापस सेव करवा सकते हो। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ये था एडिट करने का तरीका, या बनी बनाई फाइल पे वापस पासवर्ड, वर्कबुक पासवर्ड अप्लाई करने का तरीका, राइट। तो ये हो गया आपका वर्कबुक पासवर्ड। नेक्स्ट है तुम लोग के पास, एक मिनट में शीट वापस ओपन करूँ अपनी पुरानी वाली। शीट पासवर्ड हो गया, वर्कबुक पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट अब मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ सेल पासवर्ड। देखो तीन तरह के पासवर्ड होते हैं, ये शायद मेरे से लास्ट क्लास में सवाल आया भी था, सेल पासवर्ड आया या वो हार्ट का आया था जो वो इसके बाद है। तीन तरह के पासवर्ड होते हैं, एक होता है शीट पासवर्ड, वो भी हमने कर लिया। एक होता है वर्बुक पासवर्ड, वो भी हमने कर लिया।
और एक होता है सेल पासवर्ड। सेल पासवर्ड क्या होता है कि पूरे डेटा पे बेशक वर्किंग होती रहे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं कि अब बेशक पूरी शीट पे वर्किंग होती रहे, लेकिन ये जो कुछ मखसूस सेल है इस पे कोई वर्किंग ना कर सके, तो ये कहलाता है सेल पासवर्ड, राइट। तो अब सेल पासवर्ड कैसे और कहाँ से अप्लाई होता है गौर से देखिएगा। सेल पासवर्ड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो वन के ऊपर साइन आ रहा होता है इस पर क्लिक करोगे, होल शीट सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद गौर से देख लेना, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप चले आओगे फॉर्मेट सेल्स। कहाँ चले आओगे, फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद आपने जाना है प्रोटेक्शन में। कहाँ जाना है, प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन में जाने के बाद ये देखो लॉक पे टिक हुआ हुआ होगा, सिर्फ यहाँ से इसको अनटिक कर देना, सिर्फ और सिर्फ इसके टिक को यहाँ से रिमूव कर देना और ओके कर देना। सही है। उनके बाद जिन सेल्स को तुम प्रोटेक्ट करवाना चाहते हो ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी सिलेक्शन करना, जिनको प्रोटेक्ट करवाना सिर्फ उनकी सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद लॉक पे टिक कर देना, फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद लॉक पे टिक कर देना वापस और ओके कर देना। ओके करने का लाजमी है, कंपलसरी है कि री में आके प्रोटेक्ट शीट करोगे। री में आके प्रोटेक्ट शीट यहाँ पे आके पासवर्ड दोगे और 789 ओके करो, और वही पासवर्ड रिपीट कर देना 789 देन ओके अगेन। अब देखो सामने जरा, आराम से वर्क कर सकता हूँ, ये देख रहे हो तुम लोग। यहाँ पे चेन चेक करो, ये देख लो वर्क हो रहा है। लेकिन जब इनको मैंने प्रोटेक्ट करा और जब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके जब मैं वर्किंग करूंगा, ये देखना स्टूडेंट, नहीं, यहाँ पे वर्क नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैंने इन सेल्स को प्रोटेक्ट करवाया। यही बात समझ में है जबरदस्त चीज। तो ये कहलाता है सेल पासवर्ड, कि बेशक पूरे डेटा पे पूरी शीट पे वर्किंग होती रहे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल्स है जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो ये कहलाता है आपके पास सेल पासवर्ड, राइट। क्लियर। तो ये था आपके पास सेल पासवर्ड, और इसका लास्ट टॉपिक मैं तुम लोग को परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, और वो है आपके पास हार्ड फॉर्मूला। हार्ड फॉर्मूलाज क्या होता है, मैं देखो लास्ट क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग को समझा चुका हूँ, कि मैंने बताया था कि जब बिजनेस ऑफ फंक्शन मॉडलिंग हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका एक रूल होता है कि सामने वाले से अपनी उस डेटा को, इस चीज़ को जो फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग में अप्लाई करी है उसको छुपाया जाता है, कि जो भी हमने वर्किंग करी है, मैंने कहा था कि अब वो सामने वाला ना देख सके, तो उसके कई तरीके कार होते हैं जो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ शेयर नहीं करे मैंने, कि जिसमें पेज स्पेशल्स वगैरह था, पेज स्पेशल अप्लाई कर सकते हो, या इसके अलावा प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हो, या हाई अभी जो मैंने सेल पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो, वर्ब पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो, या उसकी बॉर्डर्स को खत्म कर सकते हो, पेज स्पेशल ट्रिक मैंने बताई थी वैल्यूज वाली, वो भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और तरीका क्या होता है, हार्ड फॉर्मूलाज। अब यहाँ पर आके देखो डेटा बना हुआ है, और यहाँ पे इस डेटा में हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये तो नॉर्मल सम का फॉर्मूला है, सही ना। लेकिन यहाँ पे तुम बहुत कोई टिपिकल मुश्किल फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते थे, मैच इंडेक्स के, कंडीशंस वगैरह के। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम लोग ये चाहते हो कि भाई हमने तो वर्किंग कर ली, हमारा आंसर तो आ गया, हमने फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन अब आप चाहते क्या है, आप ये चाहते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो फॉर्मूला शो हो रहा है यहाँ पे फॉर्मूला शो ना हो, आंसर तो आता रहे, लेकिन बैक हैंड से ये फॉर्मूला हाइड हो जाए, छुप जाए। डिलीट भी नहीं करना चाह रहा, डिलीट भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा भी नहीं, लेकिन सामने वाले को ना शो सके, यानी जब वो यहाँ पे आके क्लिक करे, जैसे ये शो हो रहा है ऊपर, देखो ये शो हो रहा है फॉर्मूला बार में तमाम यहाँ पे शो करवा रहा है, जब वो यहाँ पर आए यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है। लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब कोई भी बंदा यहाँ पे आके, जहाँ पे फॉर्मूला बेस वर्किंग यानी करी भी है, जब वो यहाँ पे आके क्लिक हो तो यहाँ पे कुछ भी शो ना हो, यहाँ पे आके ये ब्लैंक आ रहा हो सारा, तो ये कैसे होगा, तो ये कहलाता है हाइड फॉर्मूलाज। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इसके लिए करना क्या होगा स्टूडेंट, इसलिए करना ये होगा आप लोगों ने कि जहाँ जहाँ पे आपने फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग करी है, सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करें, जहाँ पे आपने फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग करी है, आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप चले आओगे फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद आप लोग चले आएंगे प्रोटेक्शन में, और प्रोटेक्शन में जाने के बाद आप लोग हेडिंग पे टिक कर देंगे। प्रोटेक्शन में आने का किस पे टिक कर दोगे, हेडिंग पे, और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने का लाजमी है, कंपलसरी है कि री में आके प्रोटेक्ट शीट करना है, री में आके प्रोटेक्ट शीट। आप देखो सामने,
मैं पासवर्ड देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 410। ओके करा, वही पासवर्ड बना 410, डन। ओके, अब देखो सब चीज़ें शो हो रही हैं, ये देखो। लेकिन जब मैं आता हूँ अपने फॉर्मूला बार पे, फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग पे, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो फॉर्मूला में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये ब्लैंक शो करवा रहा है। ये भी एक जबरदस्त चीज़ है, ये देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फॉर्मूले पे, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, वो ब्लैंक शो कर रहा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके पास हाइड फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर आके ये आपके पास एक्सेल पावर यूटिलिटीज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हाय हाय मेरे दोस्त, रुक जाओ, किसी और शिफ्ट पे समझाना पड़ेगा। सामने देखो, एक मिनट। गौर से देख लीजिएगा सर, आपने करना क्या होता है, जिन सेल्स को आपने, हाँ यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग हुई है, पहले आपने उन सेल्स को सिलेक्शन करनी है। सही है। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद आप हिडन पे टिक कर देना, प्रोटेक्शन में जाके हिडन पे टिक कर देना। ओके करना। ओके करने के बाद री में आके प्रोटेक्ट शीट करोगे। री में आके प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आके पासवर्ड दोगे, फॉर एग्जाम्पल 741। ओके करा, वही पासवर्ड फिट कर देना 741, देन ओके। आप देखो सारी चीज़ें विजिबल है, ऊपर देखो फॉर्मूला बार सब चीज़ें शो हो रही हैं। लेकिन जब मैं आऊँगा अपनी फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग पे, ये देखो ऐसा, यहाँ पे आके फॉर्मूला शो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, जो अमाउंट आ रहा है वो भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इनको यहाँ पे हाइड करवा दिया है। तो ये कहलाता है हाइड फॉर्मूलाज। क्लियर है सर? गुड। तो ये था आपके पास हाइड फॉर्मूलाज। यहाँ पर आके एक्सेल पावर यूटिलिटीज का टॉपिक चैप्टर ये भी आपके पास कंप्लीट हुआ। शो होती रहेगी, लेकिन देखो बाकी वर्किंग नहीं होगी इमरान, क्योंकि आपने शीट भी तो प्रोटेक्ट कराई है ना मेरे दोस्त। शीट भी तो प्रोटेक्ट करवाई भी है। हाँ, अनप्रोटेक्ट करोगे तभी वर्किंग होगी, फिर शीट पे भी वर्किंग नहीं होगी। ये याद रखना। सही है। तो ये था, यहाँ पर आके आपके पास एक्सेल पावर यूटिलिटीज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम अपना फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग के लिए मैं पहले शीट ओपन करूँ, फिर तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ ऊपर। आज से बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडलिंग भी यार आज तुम लोग को आज स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। और फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग में आज सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पावर बीआई मैं नहीं सर, काशिफ करवाएंगे आपको मेरे दोस्त। जब ये बिजनेस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड होगा तो फिर तुम लोग का पावर बीआई स्टार्ट होगा। अच्छा जी, आज से बिजनेस फाइनेंशियल मॉडलिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं करवाऊंगा सर, काशिफ करवाएंगे। फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग में आज सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास फाइनेंशियल फंक्शंस। सही है। और फाइनेंशियल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो आज हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं जबरदस्त है, और वो है आपके पास पीएमटी। पीएमटी स्टैंड फॉर पेमेंट। पीएमटी स्टैंड फॉर पेमेंट। अब गौर से देखिएगा यहाँ सामने। देखिए आपने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का। इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 5%। और 10 साल तक आपको पेमेंट करनी है। आपको ये पता है आपने लोन कितना लिया है। आपको ये पता है बैंक इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है। आपको ये पता है कितने साल तक पेमेंट करनी है। लेकिन यार यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि बेसिकली मंथली पेमेंट कितनी करनी है। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए हम पीएमटी का इस्तेमाल करते हैं। मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए पीएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद रखो। ये जो फॉर्मूला समझा रहा हूँ ना पीएमटी का, अगर मैं ये बात कहूँ कि इसको घोल के पी लो, तो ये गलत नहीं है। उसकी वजह, अभी जब तक बिजनेस और फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लासेस होंगी, चाहे वो 3 क्लासेस हों चाहे वो 4 क्लासेस हों,
इस बात पे याद रखें, पीएमटी का काफी ज्यादा इस्तेमाल तुम लोग को करना होगा, बात को याद रखें। तो ये समझा रहा हूँ तो उसको मैं कह रहा हूँ भूल के पी लो, तो ये बात गलत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग आपकी रहेगी, जब तक ये 3 या 4 क्लासेस तक, उस वक्त तक इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा इस फॉर्म का। सही है। तो बैंक से लोन लिया, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 5%, 10 साल तक पेमेंट करनी है। आपको ये नहीं पता कि मंथली पेमेंट कितनी करनी है। तो मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए आप ईएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखना सामने। इजिकल्स टू माइनस पीएमटी, माइनस क्यों लगा रहा हूँ अभी समझाता हूँ मैं। ब्रैकेट स्टार्ट, पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा अभी। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, लोन अमाउंट। ब्रैकेट क्लोज, डन। तो 5,303 रुपये हर महीने आपको पे करने हैं बैंक को, जब जाके आपका 5 लाख का लोन पूरा होगा 5% इंटरेस्ट समेत। तो मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए हम पीएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। सही है। एनपीवी अलग है, वो भी समझाऊंगा, वो सबसे आखिर में समझाऊंगा अभी इसी क्लास में होगा। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है बाद में। तो मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए हम पीएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। गौर से देखिएगा सामने। बैंक से लोन लिया था, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 5%, 10 साल तक पेमेंट करनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यार मंथली पेमेंट कितनी करनी है। तो मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए पीएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखें। इजिकल्स टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 भी करें क्योंकि वो एनुअल है, सालाना रेट है। अब मुझे घटाना है, मंथ से डिवाइड करना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे। ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, अब ये मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि ये साल है, इनको बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो बढ़ाने के लिए लाजमी आते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा ना, मंथ्स में बढ़ाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, और लास्ट में क्या आ गया आपके पास, लोन अमाउंट। ब्रैकेट क्लोज, डन। तो 5,303 रुपये हर महीने बैंक को पे करने होंगे, जब जाके आपका 5 लाख का लोन पूरा होगा 5% इंटरेस्ट रेट समेत। तो मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए पीएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये है कि इसमें माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आ रहा है पीएमटी आउटफ्लो है, आपके पास से जा रही है, तो इसलिए हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। अगर माइनस नहीं लगाते कोई इशू नहीं है, हटा दो। लेकिन वो जो आंसर शो करेगा ना, वो रेड कलर में ब्रैकेट में शो करेगा। तो अगर ब्रैकेट में आंसर आ रहा है या रेड कलर में आ रहा है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि ये आउटफ्लो है। तो इससे बेहतर ये है कि अपने फॉर्मूले में खुद माइनस का साइन अप्लाई कर दो। मैं हटा के भी शो करवा देता हूँ। अगर मैं माइनस नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट पीएमटी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये नहीं, तो ये रेड कलर में ब्रैकेट में आया था, तो इसका मतलब क्या है, ये आउटफ्लो है। तो अगर अपने आंसर को पॉजिटिव लेकर आना चाह रहे हो, तो इसको आप क्या करो, खुद अपने फॉर्मूले में माइनस अप्लाई कर दो, ताकि जो आपका आंसर है तो वो किस में आ जाए, आपका पॉजिटिव शो। पेमेंट, पेमेंट असल पेमेंट मैंने बताया ना, मंथली पेमेंट। पीएमटी स्टैंड फॉर मंथली पेमेंट। तो मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए पीएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। राइट, जी एक चीज। नेक्स्ट है आपके पास पीवी। पीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। गौर से देखिएगा सामने। बैंक को आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं 6,000 रुपए की, माइनस में क्यों लाते हैं, तो अभी बताया था आपके, तुम जा रही है तो माइनस में ले रही। बैंक को पेमेंट कर रहे हैं आप 6,000 रुपए की, इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 6%, और 8 साल तक आपको पेमेंट करनी है। आपको ये पता है आपको बैंक को मंथली पेमेंट कितनी करनी है, आपको ये पता है बैंक इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है, आपको पता है कितने साल तक करनी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार बेसिकली मैंने लोन कितना बोरो करा है। प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है, पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है, लोन अमाउंट कितना होता है जिसकी बुनियाद पे हम ये 6,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। तो लोन अमाउंट मालूम करने के लिए पीवी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखना। करके देख लेना, सर देख लो, ट्राई कर लो। इजिकल्स टू पीवी ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि साल है, मंथ्स में घटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या आ गया आपके पास, जो आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, डन है। 4,56,571 रुपए, ये अमाउंट आपने बैंक से बोरो करा था, जिसकी बुनियाद पे आप बैंक को मंथली पेमेंट कर रहे हैं 6,000 की, और 8 साल तक करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए, लोन अमाउंट मालूम करने के लिए पीवी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू पीवी ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले
इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, क्योंकि एनुअल थे हमें घटाना था, मंथ्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 12 करा। ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि साल है उनको बढ़ाना है, तो ईयर्स मंथ्स में मल्टीप्लाई करा हमने, मल्टीप्लाई बाय 12। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, मंथली पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 4,56,571 रुपीज, ये वो अमाउंट है जो हमने बैंक से बोरो करा था, जिसकी बुनियाद पे हम बैंक को 6 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, 8 साल तक हमें करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए, लोन अमाउंट मालूम करने के लिए पीवी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रेट। लोन लिया है बैंक से 80,000 रुपये का, इंटरेस्ट आप मंथ्स कितने मंथ तक पेमेंट करनी है, 48 मंथ तक। और मंथली पेमेंट कितनी करनी है, 6,000 रुपये की आपको मंथली पेमेंट करनी है हर महीने। आपको ये पता है आपने लोन कितना लिया है, क्यों लगाया, बताइए स्टूडेंट, मैंने माइनस, मंथली पेमेंट में माइनस क्यों लगाया है? बताओ भाई, मेरे दोस्त को कंफ्यूजन हो रही है असद अनस को, माइनस क्यों लगाया मंथली पेमेंट? क्योंकि वो आउटफ्लो है अनस मेरे दोस्त, वो आपके पास से जारी होती है, इसलिए आप माइनस लगाएंगे। अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं ना, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो फिर ब्रैकेट में और रेड कलर में शो करता है, उसका मतलब भी आउटफ्लो होता है। तो इसलिए हमने अपने आंसर को पॉजिटिव में लाने के लिए पीएमटी के साथ, मंथली पेमेंट के साथ हम माइनस लगा देते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है ना वो पॉजिटिव में आके शो करना है। सही है। अच्छा जी, अब था आपके पास रेट। लोन लिया है बैंक से 80,000 रुपये का, 48 मंथ तक हम पेमेंट कर रहे हैं, और मंथली पेमेंट माइनस में है क्योंकि आउटफ्लो है आपके पास से जा रही है, कितनी पेमेंट कर रहे हो, 6,000 रुपये की। आपको ये पता है आपने लोन कितना लिया है, आपको ये पता है कितनी महीने तक पेमेंट करनी है, आपको पता है मंथली पेमेंट कितनी करनी है। यहाँ पे हमें क्या नहीं पता, बेसिकली हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि यार एनुअल इंटरेस्ट रेट बैंक हमसे क्या चार्ज कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए स्टूडेंट हम रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा, इजिकल्स टू रेट, ब्रैकेट स्टार। सबसे लोगे आप पहले नंबर ऑफ पीरियड, जितने महीने तक आपको पेमेंट करनी है। अगर ये ईयर्स होते हैं तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ जाता है, ईयर्स तो है नहीं, मंथ्स आ रहे तो मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद लोगे आप अपनी मंथली पेमेंट को, जितनी आपको मंथली पेमेंट करनी है, और लास्ट में लोगे आप लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। तो 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट बैंक में से चार्ज कर रहा है, जिसकी बुनियाद पे हर महीने में बैंक को पेमेंट करूंगा 6,000 रुपये की, और 48 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए, एनुअल इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए हम रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इजिकल्स टू रेट, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले मंथ्स आ जाएंगे आपके पास, कॉमा, उसके बाद आपकी मंथली पेमेंट आएगी, कॉमा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। तो इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए हम रेट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आप लोग से पूछूंगा। नेक्स्ट है आपके पास एनपीआर। बैंक से लोन लिया है आपने 6 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 5%, और 5,300 रुपये की मंथली पेमेंट हमें करनी है। आपको ये पता है आपने लोन कितना लिया है, आपको ये पता है इंटरेस्ट रेट बैंक कितना चार्ज कर रहा है, आपको सॉरी, आपको ये पता है आपने लोन कितना लिया, आपको पता है बैंक इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है, आपको पता है कितने मंथली पेमेंट करनी है। यहाँ पे हमें क्या नहीं पता, स्टूडेंट बता सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या नहीं पता। नंबर ऑफ पीरियड्स का हमें नहीं पता कि भाई कितने महीने या कितने साल तक आपको payment करनी है। कि आपने लोन लिया था 6 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है आपके पास, महीने तक आपको पेमेंट करनी है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पीरियड, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करने के लिए एनपीआर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो आंसर लेकर आएगा ना, वो मंथ्स में लेकर आएगा, यहाँ पे जो आंसर लेकर आएगा वो मंथ्स में लेकर आएगा, लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो उसको ईयर्स में आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा, इजिकल्स टू एनपीआर, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय, कॉमा, उसके बाद जो पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट आ जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, लोन, ब्रैकेट क्लोज, डन है। एक मिनट यहाँ पे गलती,
8.3। सही है, सही है, सही। बिल्कुल सही है। तो 153 मंथ्स तक हमें ये पेमेंट करनी है। जब जाके हमारा लोन पूरा होगा 6 लाख का, 5,03,000 की हमें मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी 153 मंथ्स तक। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड मालूम करने के लिए एनपीआर का फॉर्मूला लगाया जाता है। फॉर्मूला क्या है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। इजिकल्स टू एनपीआर ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 क्योंकि एनुअल है, सालाना है, मंथ्स में घटाना है तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। कॉमा, उसके बाद आपकी मंथली पेमेंट आएगी। कॉमा, लास्ट में क्या आ जाएगा, लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, डन एंड डन। तो 153 मंथ्स तक आपको ये पेमेंट करनी है, जब जाके आपका लोन पूरा होगा 6 लाख का, 5% इंटरेस्ट रेट समेत। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स मालूम करने के लिए एनपीआर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसी को आप कन्वर्ट करना चाहें ईयर्स में, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि जो भी आंसर आ रहा है इसको डिवाइड बाय 12 कर दें, यानी 12 महीने से आप डिवाइड कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर शो करवा देगा, यानी कि 13 साल तक आपको ये पेमेंट करनी होगी। आगे का समझ में क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स मालूम करने के लिए एनपीआर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। एनपीआर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पीरियड। नेक्स्ट है तुम लोग के पास पीपीएमटी। पीपीएमटी भी समझाऊंगा, आईपीएमटी भी समझाऊंगा। पीपीएमटी भी समझाऊंगा और आईपीएमटी भी समझाऊंगा। काशिफ, जो सवाल तुमने पूछा वो तुम्हारा नीचे आंसर आ गया उसका। पीपीएमटी भी समझाऊंगा और इंशाल्लाह आईपीएमटी भी समझाऊंगा। देखिए यार, अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला समझाया था ना, ये वाला पीएमटी का, मंथली पेमेंट मालूम करने के लिए मैंने कहा था पीएमटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो जो आंसर आ रहा है ना पीएमटी का 5,03,003 रुपये, इसमें याद रखो बैंक का प्रिंसिपल भी शामिल होता है और बैंक का इंटरेस्ट भी शामिल होता है। यानी प्रिंसिपल से मिला जो एक्चुअल अमाउंट है बैंक जो हमें से उसको चार्ज करना चाहिए, वो अमाउंट भी शामिल होता है इसमें। और बैंक का जो इंटरेस्ट जिसे सूद कहा जाता है वो भी शामिल होता है। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाया जाता है तो वो बनता है पीएम, यानी पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी इजिकल्स टू पीएमटी। यानी प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को जब मिलाया जाएगा तो वो आपका बनेगा पीएमटी। इस बात को याद है। अभी मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा तुम्हें। डेटा देख लो, मैंने वही वाला डेटा यूज करा है नीचे, क्योंकि मुझे इसका प्रूफ देना है। क्योंकि पीपीएमटी और आईपीएमटी में मैंने यही वाला डेटा इस्तेमाल करा है, क्योंकि मैं अभी तुम लोग को इसका प्रूफ भी दूंगा। राइट, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ पीपीएमटी, प्रिंसिपल पेमेंट। कि बैंक से आपने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 5%, और 10 साल तक आपको पेमेंट करनी है। आपको ये पता है आपने लोन कितना लिया हुआ है, आपको ये पता है बैंक इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है, आपको पता है कितने साल तक मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि बेसिकली प्रिंसिपल की मदद में हमें कितनी मिलेगी। तो प्रिंसिपल पेमेंट मालूम करने के लिए पीपीएमटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू माइनस पीपीएमटी, माइनस क्यों लागू है, पीएमटी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, पहले महीने के प्रिंसिपल मालूम करना है तो मैंने ले लिया 1, कॉमा, ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, डन। तो प्रिंसिपल की मद में पहले महीने में जब बैंक को कितनी पेमेंट करनी होगी, 3,220 रुपये की एक्चुअल पेमेंट इसे कहते हैं। फॉर्मूले पे आ जाते हैं। इजिकल्स टू माइनस पीपीएमटी, माइनस क्यों, आउटफ्लो लागू पीएमटी का पार्ट है तो आउटफ्लो है ना ये भी, तो माइनस पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 क्यों करें, क्योंकि एनुअल ही है, सालाना है, मंथ्स में घटाना पड़ेगा तो डिवाइड बाय 12 करोगे। पहले महीने के लिए प्रिंसिपल मालूम करना है तो मैंने क्या दे दिया, 1। अभी मैं दूसरे तीसरे महीने का भी शो करवाता हूँ उनको। उसके बाद ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों करा, क्योंकि साल है, इनको कन्वर्ट करना है ईयर मंथ्स में, बढ़ाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। और लास्ट में क्या गया, लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, डन है। तो पहले महीने बैंक को प्रिंसिपल की मद में आपने कितनी पेमेंट करनी होगी, 3,220 रुपये। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कि जैसे जैसे आप बैंक को मंथली पेमेंट पीएमटी यानी कि पेमेंट मंथली पेमेंट जो कर रहे होते हैं ना, मंथली पेमेंट तो हर महीने सेम रहती है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता।
लेकिन बैक हैंड पे जो प्रिंसिपल होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसमें चेंजिंग आती रहती है। यानी जैसे जैसे कस्टमर मंथली पेमेंट कर रहा होता है बैंक को, तो जो आपका प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाता है हर महीने, और इंटरेस्ट जो है, सूद जो है, वो कम होता जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पहले महीने का भी इसने मुझे क्या पेमेंट बता रहा है, 3,220 रुपये। अब मैं देखना चाहूँ, अच्छा भाई पहले महीने का तो मुझे पता चल गया। अब मैं देखना चाहूँ भाई दूसरे महीने मुझे प्रिंसिपल की मद में बैंक को कितने पैसे देने होंगे, प्रिंसिपल की मद में। तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब ये देखना, ये बढ़ जाएगा। ये अभी कितना आ रहा था, 3,230 रुपये। दूसरे महीने कितना हो गया, 3,233 रुपये। आ गई बात समझ में। तो जैसे जैसे मंथली पेमेंट कस्टमर कर रहा होता है, तो मंथली पेमेंट तो सेम रहती है, लेकिन प्रिंसिपल बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो पहले महीने में जो 3,220 रुपये था, अब वो कितना हो गया, 3,233 हो गया। इंशाल्लाह आगे जाके असल में बकायदा इसकी पूरी आपको लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी परफॉर्म करवाऊंगा। उसमें इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो उसमें पूरी शेड्यूलिंग आ रही होगी कि हर महीने प्रिंसिपल की में तो हमें पेमेंट तो सेम करनी है, लेकिन उसमें पूरा आपका प्रिंसिपल पेमेंट का शेड्यूल भी बता रहा होगा कि प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट कम होता जाएगा। पूरा एक शेड्यूल है अमोर्टाइजेशन की सूरत में, स्टूडेंट ये याद रखिएगा। सही है। इसको मैं वापस फर्स्ट मंथ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसका प्रूफ भी देना है। तो ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल पेमेंट मालूम करने के लिए पीपीएमटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअल पेमेंट मालूम करने। नेक्स्ट है आपके पास आईपीएम, इंटरेस्ट रेट। बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है 5%, और 10 साल तक पेमेंट कर। आपको ये पता है कि आपने लोन कितना लिया, आपको ये पता है बैंक इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है, आपको पता है कितने साल तक पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि यार इंटरेस्ट की मद में हमें बैंक को कितनी पेमेंट करनी है। तो इंटरेस्ट पेमेंट मालूम करने के लिए आईपीएमटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू माइनस माइनस में लाभ यहाँ तक पीएमटी का पार्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये भी माइनस में आएगा। आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले वही इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, पहले महीने के लिए मालूम करना है 1 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, साल है बढ़ाना पड़ेगा, मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या आ गया, लोन, ब्रैकेट क्लोज। तो पहले ही महीने इंटरेस्ट की मद में मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी बैंक को, 2,083 रुपीज पेमेंट करूंगा, जब जाके मेरा 5 लाख का लोन पूरा होगा 10 साल में। तो इंटरेस्ट पेमेंट मालूम करने के लिए आईपीएमटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, इक्वल्स टू माइनस आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12। क्यों कर रहे हो, क्योंकि एनुअल है, हटाना है, मंथली कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 12 करोगे। पहले महीने के लिए मालूम करना है, तो मैंने दे दिया 1 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि साल है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12, और लास्ट में क्या आ गया, दोनों ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। मैंने अभी समझाया। प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। अभी मैंने प्रिंसिपल बढ़ा के शो भी करवाया था, ये जब दूसरा महीना लिया था तो प्रिंसिपल बढ़ गया था। अब इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं। पहले महीने इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2,083। अब ये कम होना चाहिए अगर दूसरा महीना लूंगी। तो दूसरे महीने में हम देखना चाहूँ, तो मैं 2 करूंगा यहाँ पे, हो गया 2070, यानी अब इसने कम कर दिया। आ गई बस इनमें क्लियर है। और मैंने कहा था मैं प्रूफ भी दे दूंगा कि इसका आंसर पीएमटी के मुताबिक आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को समअप कर दिया जाए, यानी प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, 5,303 पे, ये है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, हो गया ये प्रूफ। तो ये था आपके पास आईपीएमटी और पीपीएमटी। हाँ, ये ऑटो चेंज होते हैं, प्रिंसिपल ये सेम होती है, लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, प्रिंसिपल बढ़ता है, इंटरेस्ट कम होता है। चाहे इंटरेस्ट हो मेरे दोस्त, या प्रिंसिपल हो, या मंथली हो। ये मंथली होती है जरूर ज्यादा मेरे दोस्त, ये मंथली होते हैं, एनुअल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके पास एफ ई। एफ ई होता है फ्यूचर वैल्यू, एफ ई होता है फ्यूचर वैल्यू। बैंक में कहीं भी हमने डिपॉजिट करवाए कितने, 2,000 रुपये। अच्छा जी, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट नेट में प्रॉब्लम आई है, मुझे 1 मिनट चेक करूँ। तो लाजमी है, तो उसके वजह में तो आपको पैसा आ रहा होगा ना सर। आपके पास जब पैसा आ रहा है तो लाजमी सी बात है,
ये याद रखना, सही है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, असल मुझे थोड़ा सा क्लियर करो, एक मिनट मुझे थोड़ा सा क्लियर करो। पैसा दिया है, लोन दिया है, और फिर कह रहे हो देन हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिर लोन दिया है तो वो माइनस में नहीं लोगे। अगर लोन दिया है तो वो नहीं लोगे। नहीं 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 नहीं, फिर वो माइनस में नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही लोगे। सही है। अच्छा जी, अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास जहीर जादी। उसके लिए मेरे दोस्त, ये जो तुम्हारा वाला सवाल है ना, उसके पूरा अमोटाइजेशन में समझाऊंगा। उसमें क्या होगा मेरे दोस्त, उसमें होगा ये, इसमें एक पूरा शेड्यूल मेंटेन करेंगे सही रंग का। कि इसमें होगा क्या कि पूरे पहले महीने का पहले डेटा आ रहा होगा, फिर दूसरे महीने का डेटा आ रहा होगा, फिर तीसरे महीने का डेटा आ रहा होगा, जब आखिरी मंथ आ जाएगा ना, तो उसमें वो अमाउंट को बिल्कुल जीरो कर देगा। तो इसमें होगा क्या कि भाई अब कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो गया, वो पूरी शेड्यूलिंग है। तो वो इंशाल्लाह अमोटाइजेशन है, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट है तुम लोग के पास एफ ई। एफ ई होता है फ्यूचर वैल्यू। आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए 2,000 रुपये, अब आपका कोई सर ये माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे पास से तो जा रहा है ना, तुम लोगों ने डिपॉजिट करवाए तो माइनस में। अच्छा जी स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है मेरी? स्टूडेंट मेरी वॉइस आ गई है? जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? और इस पे शो क्यों नहीं करवा रहा है वॉइस को, एक मिनट पे। नेट में शायद थिंक कोई डिस्टर्बेंस आई थी, मेरे पास अब क्लियर हो गई है, सही है, अब क्लियर है। एक मिनट मोबाइल पे भी ऑन कर लूँ अपने पास क्लास को। चलिए, जब तक मोबाइल पे ऑन हो रहा है मेरे पास, आप लोगों ने इस्लामाबाद से कोई क्लास ले रहा है इस वक्त? या सब यहाँ पे कराची वगैरह के बाउंड में? सब कराची के ही हैं सब, चलो खैर, कोई इशू नहीं। सर सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है यार, इसलिए मैंने कहा था। अच्छा जी, खैर चलें, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। कहाँ पे था मैं? एफ ई पे था, एफ ई में समझा रहा था। एफ ई में ये समझा रहा था मैं कि हमने कहीं 2,000 रुपये डिपॉजिट करवाए, माइनस में क्यों? क्योंकि मैंने डिपॉजिट कराएं लाजमी से आते हैं, आउटफ्लो आपके पास से जा रहे हैं। 1 साल के डिपॉजिट कराएं और 11% रेसिड बैंक आपको देगा, आपको भी देगा, क्योंकि आपने डिपॉजिट कराएं, आपको ही मिलेगा, किसी और को तो नहीं मिलेगा। तो जब एक साल बाद वो अमाउंट, वो रकम आप बैंक से निकलवाएंगे तो वो कितनी बनेगी? तो वो आपको बताएगा एफ ई, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है एफ ई का? बहुत से देखिएगा सामने, इजिकल्स टू एफ ई ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास रेट, उसके बाद आएगा आपके पास नंबर ऑफ पीरियड, जितने साल के लिए आपने डिपॉजिट कराए, नंबर ऑफ पीरियड आ जाएगा आपके पास।
उसके बाद आ जाएगा आपके पास अमाउंट, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया है। सही है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास पीवी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ भी नहीं था ना, लोन तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। और मैं आता हूँ ये वन के हवाले से। तो जब एक साल बाद वो अमाउंट, वो रकम आप बैंक से निकलवाएंगे तो वो कितनी बनेगी आपको, तो वो बताएगा एफ यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो एक साल बाद जब वो अमाउंट, वो रकम आप बैंक से निकलाएंगे तो आपकी बनेगी 2220 रुपए। तो फ्यूचर वैल्यू मालूम करने के लिए एफ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले रेट आ जाएंगे जो आपको मिलेगा, उसका नंबर ऑफ पीरियड, जितने साल के डिपॉजिट कराए, उसका पेमेंट जो आपने डिपॉजिट कराई है, उसका जीरो क्यों लिया, जीरो लिया है पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, कोई लोन वगैरह तो नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, जीरो। और वन क्यों लिया जाता है, वन लिया जाता है बिगनिंग ऑफ द पीरियड के तौर पे। बिगनिंग ऑफ द पीरियड के तौर पे कोई ना कोई नंबर लेना है आप। अगर आप कुछ नहीं लेते या आप अगर जीरो ही लिख देते हो यहाँ पे, तो उसका मतलब एंड ऑफ द पीरियड होगा, यानी कि वही आंसर जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है ना, वही आंसर वो रिपीट करवा के ले आएगा। मिसाल के तौर पर मैं जीरो ही दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, वो देख, वही आंसर उसने रिपीट करवा के शो करा दिया। इसका मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द पीरियड। तो बिगनिंग के तौर पे आपको कोई ना कोई नंबर लाजमी देना होगा, चाहे वन दो, टू दो, इट्स अप टू। तो अगर मैं यहाँ पे आके देता हूँ टू, तो ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ये देखा। तो कोई ना कोई नंबर आपने लाजमी देना होगा। तो जब एक साल बाद वो अमाउंट आप बैंक से रकम निकलवाएंगे तो वो कितनी बनेगी, वो आपको बताता है एफ यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो वो मिलेंगे आपको 2220 रुपए। तो फ्यूचर वैल्यू मालूम करने के लिए एफ वी के फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। और इसमें लास्ट है फाइनेंशियल फंक्शन है तुम लोग के पास, एनपीवी, नेट एनपीवी। कहीं भी किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख रुपए की, अच्छा जी, बैलेंस नोट कर दी आगे। उस फर्म से आपका मुआहदा था 3 साल तक। 3 साल में मुआहदा ये था कि भाई 3 साल में आपने जो कमा लिया, लॉस हो गया तो लॉस हो गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट था। सही है जी, एग्रीमेंट हो जाता है। और इन 3 साल में ये 10% आपका बेसिकली एक्सपेंस रेट आ। आज की तारीख में आप ये देखना चाहते हैं कि यार वो जो 3 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 5 लाख रुपए की, आज की तारीख में मैं कहाँ खड़ा हूँ, आया वो लॉस में कन्वर्ट हुआ है या वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। तो वो आपको बताएगा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, सॉरी यार, नेट आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरी तरफ का। इनफैक्ट अभी जो पहली क्लास हुई थी उसमें तो काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी कुछ स्टूडेंट के साथ, और आज पहली मतलब शायद मेरा इतना डिस्टर्बेंस हो रही है नेट में। एक जी। तो आज की तारीख में अब आप जब खड़े में हैं और आज की तारीख में आप ये देखना चाहते हैं कि भाई वो जो मैंने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी थी 5 लाख रुपए की, तो आज की तारीख में कहाँ खड़ा हूँ, आया वो जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो लॉस में कन्वर्ट हो गई है या प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई है। तो वो बताता है आपको एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, गौर से देखिएगा। इजिकल्स टू एनपीवी ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले लेंगे आपने रेट, एक्सपेंस रेट जो भी आया है 3 साल में। फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, इन्वेस्टमेंट लेंगे आप, कॉमा, उसके बाद पहले साल की इनकम, फिर दूसरे साल की इनकम, और फिर तीसरे साल की इनकम, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। आज की तारीख में जो आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, आज की तारीख में वो आपका लॉस में कन्वर्ट होकर हाँ हो गई ये 67,770 रुपीज। ये आपको लॉस हो चुका है जो आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये आपको लॉस ही शो करवाए। अगर आपकी किसी साल में बहुत जबरदस्त इनकम हो जाती है, मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आपकी दूसरे साल में जो इनकम हो जाती है यार, मिसाल के तौर पे वो हो गई है जस्ट लाइक 3,24,789 रुपीज। तो अभी तक जो आपका लॉस आ रहा था वही आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट करा देगा। यानी इसने आपको ये बता दिया कि भाई जो आपने 3 साल पहले 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, आज की तारीख में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर आपके पास आ गई है 1,32,116 रुपए। तो नाम से ही वाजे हो रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए एनपीवी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसी का थ्रू एनपीवी
ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आप लोगे अपना क्या, एक्सपेंस रेट लोगे, कॉमा, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट लोगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप पहले साल की इनकम, दूसरे साल की इनकम, फिर तीसरे साल की इनकम, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए एनपीवी के फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आके ये फाइनेंशियल फंक्शन कंप्लीट हुआ और इसी में मैंने डेप्रिसिएशन मेथड भी इसी का पार्ट बनाया है। अकाउंट्स में, फाइनेंस में तो हम लोग ये डेप्रिसिएशन मेथड करे थे, इसमें सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड रूटीन दी हुई है। सबसे पहला मेथड जो है वो मैं बता रहा हूँ, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हर साल अमाउंट डेप्रिशिएट तो करता है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं करता। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मुला क्या है, गौर से देखना, इजिकल्स टू डीवी ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले आप कॉस्ट लोगे, इसको फ्रीज करवाओगे, कॉमा, फिर सैलवेज लोगे, इसको फ्रीज करवाओगे, कॉमा, फिर लाइफ लोगे, इसको F4 करके फ्रीज करवाओगे, कॉमा, फिर पीरियड पहले साल के लिए मालूम करना है, तो ये लिंक दे दिया मैंने पहले साल का, और एक साल में टोटल कितने मंथ होते हैं, 12, ब्रैकेट क्लोज, डन एंड। ड्रैग कर लो इसको, ये देख। तो हर साल अमाउंट को डेप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन कभी भी इसमें देखो ये जीरो नहीं करके लेकर आ रहा है, सही है ना। उसके बाद है आपके पास डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। उसके बाद है आपके पास डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हर साल अमाउंट को डेप्रिशिएट तो करता है, लेकिन जब आखिरी साल आता है तो उसमें ये बिल्कुल जीरो कर देता है। तो ये होता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। फॉर्मूला क्या है इसका, गौर से देखना, इजिकल्स टू डीडीबी ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले कॉस्ट आएगी, फ्रीज करवाओगे इसको, फिर सैलवेज आएगी, फ्रीज करवाओगे इसको, फिर लाइफ आएगी, फ्रीज करवाओगे इसको। पहले साल के लिए मालूम करना है तो 1 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, डन है। तो ये देख लीजिए, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में क्या होता है कि हर साल अमाउंट को डेप्रिशिएट करता है, और जब आखिरी साल आता है तो इस अमाउंट को बिल्कुल डेप्रिशिएट करके जीरो पे कॉस्ट ले जाता है इसकी। तो ये होता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बेहतर होता है, ज्यादा कंपनी यूज करती है। क्या होता है स्ट्रेट लाइन, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा जो अकाउंट से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है जी, इसमें कैसा अमाउंट डेप्रिशिएट होता है ये बता दें। हर साल सेम अमाउंट डेप्रिशिएट होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, सेम अमाउंट डेप्रिशिएट हो रहा होता है हर साल। इजिकल्स टू SLN ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आ जाएगी आपकी कॉस्ट, फ्रीज करवाओगे आप, फिर आएगी आपके पास इसकी सैलवेज वैल्यू, फ्रीज करवाओगे आप, फिर आएगी आपके पास लाइफ, फ्रीज करवाओगे। फॉर्मूला कहीं पे कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि हर साल अमाउंट डेप्रिशिएट अलग अलग नहीं करता, सेम अमाउंट डेप्रिशिएट हो रहा होता है हर साल। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड द लास्ट वन इज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें भी हर साल अमाउंट डेप्रिशिएट जरूर करता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं करता। S/D ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले कॉस्ट, फ्रीज करवाया आपने इसको, सैलवेज, फ्रीज करवाया आपने इसको, लाइफ, फ्रीज करवाया आपने, और लास्ट में पहले साल के लिए मालूम करना है तो आपने लिंक दे दिया पहले साल का, ब्रैकेट क्लोज, डन एंड। ड्रैग करो इसको, ये देखो। तो हर साल अमाउंट डेप्रिशिएट होता है, लेकिन कभी भी इसको जीरो नहीं करता है। डीडीबी और SYD का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। डीडीबी और SYD का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले डीबी बताया था, इजिकल्स टू डीबी ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कॉस्ट लोगे, फ्रीज करवाओगे, सैलवेज लोगे, फ्रीज कराओगे, लाइफ लोगे, फ्रीज कराओगे, कॉमा, उसके बाद पीरियड लोगे पहले साल के लिए, और एक साल में टोटल कितने मंथ से 12 वो डिफाइन करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस में हर साल अमाउंट को डेप्रिशिएट तो करता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं करता है। डीडीबी में क्या होता है कि हर साल अमाउंट डेप्रिशिएट भी होता है, जीरो कर देता है। डीडीबी ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट, सैलवेज और लाइफ लेनी है, फ्रीज करवाना है, और आखिर में पहले साल के लिए मालूम करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हर साल कम करेगा, जब आखिरी साल आएगा तो उसको जीरो कर देगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल अमाउंट सेम अमाउंट अप्रिशिएट हो रहा होता है, हर साल सेम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। हर साल अमाउंट को सेम अमाउंट अप्रिशिएट कर रहा होता है। SLN ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट, सैलवेज और लाइफली, फ्रीज करवाया इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सेम अमाउंट अप्रिशिएट होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। एंड लास्ट वन इज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें भी हर साल अमाउंट डिडक्ट कम तो होता है, लेकिन जीरो नहीं करता है। SYD ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप
कॉस्ट आएगी, सैलवेज आएगी, लाइफ आएगी, और पहले साल के लिए मालूम करना है तो पहला साल दोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें देखो हर साल अमाउंट अप्रिशिएट कर रहा है लेकिन कभी भी जीरो नहीं करता। तो ये थे मैनुअली। अगर हम जाते हैं तो मैनुअली हमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन मेथड की, जब जाके हमारे पास आंसर आता है। एक्स में हमारे पास आसानी क्या हो गई, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग करनी है और विद इन अ सेकंड हमारे पास आंसर आ जाता है। राइट स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आके हमारे पास आज ये कंप्लीट हुआ, हमारे डेफिशिएंट मेथड भी, हमारे फंक्शन भी। तो यहाँ पर आके हम अपनी क्लास का यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि आपके पास अब फंक्शन बेस्ड मॉडलिंग स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 3 या 4 क्लासेस आपकी फंक्शन बेस्ड मॉडलिंग की होंगी, यानी मेरी तकरीबन 3 या 4 क्लासेस और बची हैं। उसके बाद ये आपका बिजनेस फंक्शन मॉडलिंग वगैरह एंड होगा, और फिर सर काशिफ आपको ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, और आपका पावर बीआई स्टार्ट होगा। राइट, जितनी वर्किंग हो रही है इसकी साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसको भूलते जाओगे। ये डेमो क्लास से बात कहता हुआ आ रहा हूँ। राइट स्टूडेंट, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमारे तकरीबन 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ये फाइनेंशियल फंक्शंस वाला भी, डेफिनेशन हमारा भी, और जो एक्सेल पावर यूटिलिटी स्कीम वो भी हमारी आज कंप्लीट हो गई है। तो आज ये तमाम डेटा भी आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने फाइनेंशियल बेस्ड मॉडलिंग को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में और ज़बरदस्त चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। गोल्सिंग वगैरह, सॉल्वर्स वगैरह पे हम लोग वर्किंग करेंगे। राइट, क्लियर है? तो आज ही पे वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी स्पेशल दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़। एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है मेरे दोस्त, कॉलेज एस्टिमेटेड वैल्यू होती है।